हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। यानी कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और ये हमेशा एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक का मतलब है एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें उस एटम को एनर्जी देनी पड़ेगी, तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है। और अब एक होता है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब है वो एटम है न्यूट्रल फॉर्म में है, यानी कि हमें न्यूट्रल एटम लेना, न कैटायन लेना न एनायन। और एक है आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी कि वो जो एटम है वो नॉन बॉन्डेड फॉर्म में होना चाहिए। जैसे मैंने क्या बताया था, जो क्लोरीन है वो Cl2 फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन अगर उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखनी है हमें क्लोरीन एटम की, तो वो हमें अकेला Cl एटम चाहिए। तो उस अकेले Cl एटम को बोलते हैं हम आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी कि उस एटम पर किसी और एटम का प्रभाव नहीं होना चाहिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जब हम निकालते हैं ना, तो उस एटम पर किसी और एटम का प्रभाव ना हो, अकेला Cl हो, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड। ग्राउंड स्टेट का क्या मतलब है? न्यूट्रल फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि न ये कैटायन होना चाहिए और न एनायन, तो उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और ये हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, किलो जूल पर मोल में हम मेजर करते हैं। अब एक होता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगती है। एक होता है सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिया, क्या बन गया? कैटायन। अब इस कैटायन से एक इलेक्ट्रॉन और निकलते हैं, उसको बोलते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। अब जो सक्सेसिव एंथैल्पी है, यानी कि एक्स है, वाई है, जेड है, यानी कि जैसे जैसे हम जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हमारी हर बार उतनी ही ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो यानी कि जो सक्सेसिव एंथैल्पी का ऑर्डर है वो हर बार बढ़ता है, यानी कि जेड की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी और फिर वाई की, फिर एक्स की। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो बन गया कैटायन, फिर एक कैटायन से इलेक्ट्रॉन निकाला। अब कोई भी स्पीसीज है, देखो, वो अपना चार्ज न बढ़ाना चाहती, मतलब कोई भी स्पीसीज है वो ये मानती है कि अब चार्ज अपना ठीक ठाक रहे। अब पॉजिटिव चार्ज है पहले ही, इससे हम इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और पॉजिटिव, यानी कि अनस्टेबल होता जा रहा है। अब 2 पॉजिटिव आ गया, अब हमने इसे एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 3 पॉजिटिव, यानी कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल। तो जो सक्सेसिव एंथैल्पी का ऑर्डर है वो ये होता है। तो यहाँ से भी भाई पता नहीं KVS का एग्जाम था या किस में ये पर्सन आया हुआ कि ऑर्डर पूछ रखा है XYZ का। अब है ट्रेंड इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब है डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे। क्या है? जो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि साइज ऑफ एटम बढ़ जाता है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप मेरे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या था? सेल बढ़ेंगी, देखो ये दिखा रखा है। शिल्डिंग इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट करेगा। इंक्रीज, देखो न्यूक्लियर चार्ज तो डाउन द ग्रुप भी बढ़ रहा है, लेकिन शिल्डिंग इफेक्ट उससे भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो 2 फैक्टर देखने होते हैं आपको, एक तो शिल्डिंग इफेक्ट है, एक न्यूक्लियर चार्ज है। कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा उस पर बात है। तो डाउन द ग्रुप देखो भाई, ये लिथियम का है, लिथियम में सिर्फ 2 सेल हैं, ठीक है। और ये आपका सोडियम है, सोडियम में क्या आ गई? 3 सेल आ गई। पोटासियम में आ गई अपने पास 4 सेल। तो डाउन द ग्रुप सेल बढ़ रही हैं तो शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या है? साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। और तो एक तो हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालें और एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालें, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, तो हमें इसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। कम एनर्जी यानी कि कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यही लिखा गया है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज एज नंबर ऑफ सेल्स लेस। अब जो लिथियम है उसकी सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है और फ्रेंशियम की सबसे कम, क्योंकि बड़ा साइज है। अब हम चलेंगे पीरियड में, यानी कि लेफ्ट टू राइट। अब लिथियम से बेरिलियम पे गए। अब लिथियम में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है 2s1 में। बेरिलियम में क्या है? जो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है वो भी इसमें ऐड हुआ है 2s में। यहाँ भी 2s में इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी 2s में, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो शिल्डिंग इफेक्ट रहा सेम। शिल्डिंग इफेक्ट क्या होगा? जितनी ज़्यादा सेल होंगी शिल्डिंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन लिथियम बेरिलियम में क्या है? इसमें भी 2 सेल हैं, इसमें भी 2 सेल हैं, तो नंबर ऑफ सेल सेम है।
डिफरेंस किस में आया, जो न्यूक्लियर चार्ज है ना वो बेरिलियम में ज़्यादा है, बेरिलियम में ज़्यादा है। तो ये जो बेरिलियम का न्यूक्लियस है ये इसके इलेक्ट्रॉन को मतलब बिल्कुल सही टाइटली होल्ड करके रखिएगा, तो जो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी लगेगी वो ज़्यादा लगेगी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा। तो इसीलिए बोलते हैं जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होती है। तो ये वही अक्रॉस ए पीरियड लिख रखा है, देखो यही बात है। लिथियम है, बेरिलियम है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन है। जैसे लिथियम से ऑक्सीजन तक मूव करेंगे, देखो लिथियम में भी 2 सेल हैं और ऑक्सीजन में भी 2 सेल हैं, ठीक है। अब लिथियम में तो वैलेंस सेल कौन सी है, 2s है, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये ऑक्सीजन है, देखो इसमें भी 2 सेल हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, यहाँ तो अपने पास न्यूक्लियर चार्ज कितना है, 3 है, यानी कि +3 चार्ज है। ऑक्सीजन के पास +8 चार्ज है, तो +8 चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करके रखिएगा, तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी। बस तो ये होता है अक्रॉस ए पीरियड शिल्डिंग इफेक्ट आपका वो लगभग कांस्टेंट रहता है। जो इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए। और आपकी जो रेडियाई भी घटती है ना उसका भी यही रीज़न है। आपकी कितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड देख लो, सबका यही रीज़न है। अब एक आता है पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब है, अब जैसे आपके पास मैंने ये 3rd सेल ले ली, 3rd सेल में क्या होता है, एक तो 3s होता है, एक 3p होता है, एक 3d। देखो ये न्यूक्लियस है, ये आपकी तीसरी सेल है, तीसरी सेल में s भी प्रेजेंट है, p भी प्रेजेंट है, d भी प्रेजेंट है। जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है, न्यूक्लियस का चार्ज यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा s ऑर्बिटल पर लगता है, उसके बाद p पर लगता है, उसके बाद d पर। या फिर ये बात बोलो कि जो s ऑर्बिटल होता है वो सबसे पास होता है। देखो तीसरी सेल है और ये s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, ये प्रेजेंट तो तीनों इसी सेल में है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पास कौन रहेगा, ये s रहेगा, उसके बाद p रहेगा और उसके बाद d। अब सबसे ज़्यादा पास s है तो s से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है इन कंपैरिजन टू p। अब एक तो 3s में इलेक्ट्रॉन है और एक 3p में इलेक्ट्रॉन है। अब ये s न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है तो ये इलेक्ट्रॉन डिफ़िकल्टी से निकलेगा और ये आसानी से निकल जाएगा। तो ठीक है, ये है पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये इफ़ेक्ट कब लगता है, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होना चाहिए। जैसे ये देखो बेरिलियम और बोरॉन, बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2। अब हमें ये s वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है क्योंकि वैलेंस तो यही है इसका। और अब ये बोरॉन है, बोरॉन में कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये निकलेगा p वाला, ठीक है। इसका यहाँ से निकालना है, इसका यहाँ से। एक तो 2s से इलेक्ट्रॉन निकाले हम और एक 2p से निकाले, कौन सा आसानी से निकलेगा, 2p वाला निकलेगा। 2p वाला निकलेगा तो इसकी तो कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है और इसकी ज़्यादा होती है। तो यही लिखा है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो किसकी ज़्यादा है, वो बेरिलियम की ज़्यादा है, बोरॉन की कम है। तो ये आपका एक्सेप्शन। वैसे तो देखो पहले लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, बेरिलियम पहले आता है, उसके बाद बोरॉन आता है, ठीक है। वैसे जनरल ट्रेंड क्या होता है कि बोरॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन क्या लग रहा है यहाँ पेनिट्रेशन इफेक्ट लग रहा है। तो देखो भाई एक्सेप्शन हर उसमें आएगा, ठीक है। तो ये पेनिट्रेशन इफेक्ट के कारण ये एक्सेप्शन आ रहा है कि जो अगर सेम सेल है, देखो यहाँ भी n की वैल्यू 2 है, यहाँ भी n, ये लगता भी तभी है जब हमें सेम सेल से निकाला। यहाँ भी दूसरी सेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ भी दूसरी सेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सिर्फ ऑर्बिटल का डिफरेंस है, या s ऑर्बिटल से निकालना है या p ऑर्बिटल से। फिर आपके पास पेनिट्रेशन इफेक्ट देखना पड़ेगा। तो फिर ये है पेनिट्रेशन इफेक्ट, आपके पास सेम सेल होनी चाहिए और ये बात है। जनरल ट्रेंड के अनुसार आपके पास बोरॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन पेनिट्रेशन इफेक्ट के कारण आपके पास जो बेरिलियम की है वो ज़्यादा होती है। और एक आता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड सबसेल, एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है। देखो जनरल ट्रेंड है जो मैंने बताया है, लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी, ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए ना। अब देखो एक्सेप्शन देखो यहाँ,
अब ये है 2p3। p में हमारे पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6, यहाँ है 3 यानी कि ये हाफ फिल्ड है। ऑक्सीजन में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जब हमारे पास कोई भी सेल है, हाफ फिल्ड है या फिर फुली फिल्ड है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, तो कोई भी अपनी स्टेबिलिटी खोना नहीं चाहता। तो अब नाइट्रोजन में 3 है, इसमें 4 है, तो नाइट्रोजन अपनी स्टेबिलिटी नहीं खोना चाहेगा, तो इसलिए नाइट्रोजन की एंथैल्पी ज़्यादा है ऑक्सीजन से। ठीक है भाई, ये एक्सेप्शन याद करने आपको यहाँ से क्वेश्चन आता है, इनके पीछे क्या रीज़न है। ठीक है, और किसी भी पीरियड में देखो, यानी कि लेफ़्ट टू राइट, जो नोबल गैस की आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि नोबल गैस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन उनकी, ठीक है, क्या है उनकी, फुली फिल्ड सब सेल है। जैसे हीलियम है, नियोन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 है, यानी कि जो वैलेंस सेल है वो फुली फिल्ड है, तो वो अपनी स्टेबिलिटी खोना नहीं चाहेगी, तो उसका इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए पीरियड के अंदर नोबल गैस की सबसे ज़्यादा और एल्कली मेटल की सबसे कम। अब एल्कली मेटल कहाँ गए, देखो ये टेबल है, टेबल के बिना हमारा कोई क्वेश्चन नहीं होता। अब देखो ये सोडियम है और ये अपने पास है नोबल गैस है, ठीक है। अब लेफ़्ट टू राइट क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हुई थी, ये सही बात है, इंक्रीज होते होते नोबल गैस की सबसे ज़्यादा है और एल्कली मेटल की सबसे कम है, बस यही बात है। ये अपने पास आयनाइजेशन एंथैल्पी पूरी होगी। अब है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी में हमने एक इलेक्ट्रॉन एटम से निकाला था, अब इलेक्ट्रॉन देने की बारी आ गई, अब हम एटम को एक इलेक्ट्रॉन देंगे। जब भी कोई एटम बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो एंथैल्पी चेंज क्या आता है, एंथैल्पी बोल लो या फिर एनर्जी चेंज बोल लो, यानी कि कितना एनर्जी चेंज होगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। It is the enthalpy change when an electron is added to a neutral gaseous atom to convert it into a negative. न्यूट्रल लेना है, न्यूट्रल का मतलब है, देखो भाई ये है ना, कैटायन होना चाहिए ना, इसको हमने एक इलेक्ट्रॉन देना है तो कितना एनर्जी चेंज होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, ये एंडोथर्मिक भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट है, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी हमेशा ही एंडोथर्मिक रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एलिमेंट पर डिपेंड करेगी, ठीक है। अब हेलोजन्स है हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हेलोजन्स में कौन आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलोजन्स को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए, तो मतलब ये जो हेलोजन्स है अगर हम इनको एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये बिल्कुल आसानी से ले लेंगे, हाँ भाई दे दे मुझे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, क्योंकि इनको स्टेबिलिटी अटेन करनी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। अब ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन अपने आप ले लेंगे, हमें कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस केस में जो रिएक्शन होगी वो होती है एक्जोथर्मिक यानी कि सिस्टम ने एनर्जी रिलीज करती है, यानी कि Cl एटम जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई है। अब देखो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में क्या है, जिसके पास कम एनर्जी, मतलब जिस भी सिस्टम की एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। अब Cl है, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, वो स्टेबल हो गया, स्टेबल हुआ है तो यानी कि उसने अपनी एनर्जी कुछ ना कुछ गेन की है, तभी तो वो स्टेबल हुआ है। तो जो हेलोजन्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है हाईली नेगेटिव। अब है नोबल गैस। नोबल गैस को मतलब नोबल गैस अपने आप में स्टेबल है, ठीक है। क्या ये कोई इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है, नहीं लेना चाहती। अब हमें इनको ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, ज़बरदस्ती है तो यानी कि हमारी एनर्जी लगेगी, तो यानी कि हमने इनको एनर्जी देंगे तब ये इलेक्ट्रॉन लेंगी, तो ये नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, ये एलिमेंट पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब है डाउन द ग्रुप यानी कि नीचे की साइड आएंगे, आप देखो अब जैसे ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देखो अब हमें डाउन द ग्रुप आना है, तो जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है वो ज़्यादा है क्योंकि इसका छोटा साइज है, तो जो इसका न्यूक्लियस है फ्लोरीन का वो उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को जो हम ऐड करेंगे उसको आसानी से अपनी तरफ खींच लेगा। और अब एक आयोडीन है, आयोडीन का साइज इतना बड़ा है, इसका जो न्यूक्लियस है उस जो इलेक्ट्रॉन है, जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे उसको आसानी से नहीं खींच पाएगा।
तो इस केस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, इस केस में कम एनर्जी रिलीज होगी। तो यही बात है कि डाउन द ग्रुप बिकम लेस नेगेटिव, यानी कि आयोडीन के केस में भी रहेगी नेगेटिव, लेकिन इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहेगी। अब है अक्रॉस पीरियड। अक्रॉस पीरियड यानी कि लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब जैसे एक तो सल्फ़र है और एक क्लोरीन है। क्लोरीन को तो अब देखो साइज़ किसका छोटा है, साइज़ क्लोरीन का छोटा है, ठीक है। क्लोरीन का साइज़ छोटा है, सल्फ़र का बड़ा है। अब जितना छोटा साइज़ होगा उसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को उतनी जल्दी खींच लेगा अपनी तरफ। सल्फ़र का बड़ा साइज़ है तो इसका न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा इतनी आसानी से जितनी आसानी से क्लोरीन का खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा नेगेटिव होगी, Cl की ज़्यादा होगी। तो लेफ़्ट टू राइट जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर है वो ज़्यादा नेगेटिव होता जाता है, यानी कि वो बढ़ती जाती है। अक्रॉस ए पीरियड बिकम मोर नेगेटिव। तो वही यही बात थी। अब एक्सेप्शन आए बिना तो रहेगा नहीं। अब एक्सेप्शन क्या है, अब देखो एक तो ऑक्सीजन है और एक सल्फ़र है। देखो सल्फ़र ऑक्सीजन के नीचे आता है, ठीक है। अब क्या बताया है मैंने, डाउन द ग्रुप क्या है, लेस नेगेटिव। सल्फ़र की है वो कम होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। जनरल ट्रेंड के अनुसार सल्फ़र की, देखो एक मिनट बताती हूँ मैं। देखो ये आपके पास ऑक्सीजन है, ये सल्फ़र है, ठीक है। क्या बताया था मैंने, डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज होगी। डिक्रीज का क्या मतलब है, ऑक्सीजन आसानी से ले लेगा और सल्फ़र में मतलब मुश्किल से लेगा। अब ऑक्सीजन का जो साइज़ है वो छोटा है। देखो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में आएगा, 2p में आएगा, और सल्फ़र में जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो 3p में आएगा। अब जो 3p ऑर्बिटल का साइज़ बड़ा है, एक तो इलेक्ट्रॉन बड़े साइज़ में आए। देखो इलेक्ट्रॉन इसमें पहले भी अवेलेबल है, 3p में भी 4 इलेक्ट्रॉन है और 2p में भी 4 इलेक्ट्रॉन है। एक तो हम 3p में इलेक्ट्रॉन ऐड करें और एक 2p में इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है वो 2p में ज़्यादा है। 2p का बहुत छोटा साइज़ है, इसमें पहले से ही 4 इलेक्ट्रॉन है और फिर हम 5वां इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाएगा। तो जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो लेस नेगेटिव होती है और सल्फ़र की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है, इसमें 3p है, 3p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन पहले हैं, लेकिन 3p का साइज इतना बड़ा है कि वो 5वां इलेक्ट्रॉन भी आसानी से आके इसमें बैठ जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो कम है सल्फ़र में, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भाई ये एक्सेप्शन है। तो ऑक्सीजन और सल्फ़र में से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है सल्फ़र की। इसी तरह वो फ्लोरीन और क्लोरीन का है। फ्लोरीन में भी देखो 5 इलेक्ट्रॉन है 2p में, 1 इलेक्ट्रॉन आना है, तो 2p का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा है। Cl में क्या है, 3p है, 3p का साइज इतना बड़ा है, 5 इलेक्ट्रॉन पहले ही बैठे थे इसमें, छठा आके बैठेगा कोई बात नहीं भाई, इसका तो कमरा इतना बड़ा है कोई भीड़ नहीं होगी। तो ये दोनों एक्सेप्शन भाई याद रखने हैं कि जो क्लोरीन की ज़्यादा फ्लोरीन से और सल्फ़र की ऑक्सीजन से ज़्यादा है। इसका यही रीजन है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में जो नया इलेक्ट्रॉन आता है वो 2p में आता है, सल्फ़र और क्लोरीन में आता है वो 3p में आता है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव एंड लिस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। देखो अब देखो फ्लोरीन और क्लोरीन का मैंने बता दिया, किसकी ज़्यादा होनी है, क्लोरीन की होती है, क्योंकि यहाँ 2p 3p साइज मैटर करता है। और अब फॉस्फोरस और सल्फ़र, देखो कहाँ रह गिरे, हाँ अब देखो किसका है, फॉस्फोरस सल्फ़र और क्लोरीन, ये 4 एलिमेंट थे। फ्लोरीन क्लोरीन में से क्लोरीन की ज़्यादा और फॉस्फोरस सल्फ़र और Cl में से किसकी ज़्यादा, Cl की, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होती जाती है। तो सबसे कम किसकी हो जाएगी, सबसे ज़्यादा तो Cl की और सबसे कम इसकी हो जाएगी फॉस्फोरस की। अब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, a qualitative measure of the ability of an atom in a chemical compound to attract shared pair of electron toward itself, not a measurable quantity, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भाई देखो एक तो एलिमेंट की फिक्स नहीं रहती है, न हम इसको एग्जैक्ट माप कर सकते हैं। जब भी कोई एटम बॉन्ड में प्रेजेंट होता है तो उस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ये क्षमता बताता है,
और भाई ये देखो, न तो मेजर कर सकते हैं, न ये कांस्टेंट है, कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी रहती है। अब जैसे नाइट्रोजन है, अगर नाइट्रोजन की sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगर नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज है तो इसकी कम है। तो ये कई फैक्टर पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइब्रिडाइजेशन पे, उस एटम के साथ कौन सा एलिमेंट जुड़ा है उस पे बात है। तो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कई सारे स्केल आए हैं, लेकिन आपका जो पोलिंग स्केल है वो बहुत फेमस है। उसके अनुसार, पोलिंग स्केल के अनुसार जो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माना गया है। देखो ये एक मतलब बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। आपके पास दो चीज़ है, एक तो क्लोरीन है, एक फ्लोरीन है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो किसकी ज़्यादा है? फ्लोरीन की। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो वो किसकी ज़्यादा है? Cl की। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो बात ये है, देखो जिसने इसने बॉन्ड बनाया HF ने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब इस बॉन्ड में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है ये एटम इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको अपनी तरफ खींच के रखना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेना है। एक तो बस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचना और एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेना, दोनों अलग अलग बात है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछे तो Cl की ज़्यादा है, क्योंकि Cl में नया इलेक्ट्रॉन 3p में ऐड होगा, साइज बड़ा है 3p का, कोई रिपल्शन नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Cl की ज़्यादा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछे तो वो फ्लोरीन की ज़्यादा। इसमें तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को खींचना है, आसानी से खींच के रखिएगा, बस यही है। तो ये आपका अक्रॉस ए पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, यानी कि लेफ्ट टू राइट। जैसे एक तो ऑक्सीजन है, एक फ्लोरीन है, एक इससे पहले नाइट्रोजन है, तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर ये डाउन द ग्रुप आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ये सारे फैक्टर साइज पे हैं। अगर किसी का देखो साइज छोटा है तो वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। साइज बड़ा है तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएशन, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन है, अब ये बोलते हैं कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा। ऑक्सीजन पर आ गया -2 चार्ज, ये H2 मॉलिक्यूल है। अब ये एसिड है एक, ठीक है। अब क्या है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन है। अब इस पर 2 नेगेटिव नहीं आएगा, देखो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो इस ऑक्सीजन ने खींच लिए, तो इस पर आ गया -1 चार्ज। और अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा फ्लोरीन। तो यहाँ से ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आ जाएगा? +1। यहाँ से तो -1 आ गया। इस बॉन्ड के तो इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिए, लेकिन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन नहीं खींच पाया, तो यहाँ तो ये ऑक्सीजन न्यूट्रल फॉर्म में है और यहाँ इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये है, देखो वही ऑक्सीजन, यहाँ तो इस पर -2 चार्ज है, यहाँ न्यूट्रल है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करेगी। ये कोई फिक्स नहीं है, न मेजरेबल क्वांटिटी है, ये जस्ट क्वालिटेटिव है। अब आता है आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब क्या है, मैंने बताया था कि ये देखो ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये मेटल भी है। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है नॉन मेटालिक कैरेक्टर उतना ही होता है, और मेटालिक कैरेक्टर इनवर्स रिलेशन में होता है। अब देखो जो पोलिंग स्केल है उसमें जो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1। लिथियम क्या है? मेटल है। जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसमें उतना ही मेटालिक कैरेक्टर होता है, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ये है वही रिलेशन। तो हम बाकी ट्रेंड नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।